हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं, और जो कि HPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है उसी के संदर्भ में HPSC के द्वारा दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की हमारी होगी क्लास नंबर 35 और इसका पार्ट बी होगा। पार्ट ए मैंने इससे पहले डाल दिया था और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इसका पार्ट बी देख लिया होगा, और अभी तक जो मैंने 35 वीडियोस डाली हैं वो भी आपने देख ली होंगी। अगर कोई नया कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़ता है तो सबसे पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर पीछे की वीडियो देखना चाहता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारी वीडियोज आपको एक जगह पर संग्रहित मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो ये वीडियो है UGC नेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेबस दिया है वो सेम टू सेम UGC नेट का सिलेबस है। ठीक है, तो दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्ट ए में हमने पढ़ लिया था, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा, 1954 में प्रकाशित हुआ। मैरीगंज गांव का विस्तृत तथा समग्र कथा इस उपन्यास के अंतर्गत कही गई है, जिसके कारण इस उपन्यास का जो अंचल है, जो मैरीगंज गांव का अंचल है, वही इस उपन्यास का नायक बन गया है। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी, और इसके साथ साथ इस उपन्यास के अंतर्गत मैरीगंज गांव में जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद हमने कुछ खास बातें इसके बारे में पढ़ा था कि जो मलेरिया का सेंटर था वो 1 एकड़ 10 डेसिमल में फैला हुआ था। जिस गांव को लेकर ये उपन्यास लिखा गया उस गांव का नाम मैरीगंज है। उसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो 7 कोस पूर्व कोशी नदी को पार करके है, और इस गांव का जो नाम है WD मार्टिन एक अंग्रेज अफसर था, और उसने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पर रखा था। और वो जो मलेरिया सेंटर था वो मार्टिन की ज़मीन पर ही बना हुआ था। और वहीं पर हमने पढ़ा कि जो खजूर के पेड़ों से भरा हुआ एक जंगल था कोसी नदी के किनारे पर, तो उस जंगल को नवाबी तड़बन्ना नाम दिया गया है इस उपन्यास में। और उस गांव की जो मुख्य फसल थी वो धान, पाट, खेसारी थी। ठीक है, और उसमें अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग अपनी टोली बनाकर रहते थे, तो किस टोली ने किसको क्या कहा, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। तो चंदनपट्टी नामक गांव में एक सभा हुई जिसमें बालदेव, बावनदास एवं चुन्नी गुसाई तीन ने सुराज्य के मतलब था स्वराज्य प्राप्त करने के लिए जो कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते थे उन्हें सुराजी कहा जाता था। तो ये 3 नाम थे जिन्होंने उस सभा में सुराजी में अपने नाम लिखवाए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल से इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। तो जो उपन्यास है वो 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। और किस परिच्छेद में क्या दिया गया है ये मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया था। और पात्र भी हमने शुरू कर दिए थे, प्रमुख पात्र हम पढ़ रहे थे। तो इसमें प्रमुख पात्र जो है डॉक्टर प्रशांत का नाम आता है, जो उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, और इसके असल के माता पिता का नाम नहीं पता है। इनका जो परिवार, इनका उपाध्याय परिवार को ये मिले थे डॉक्टर प्रसाद उपाध्याय परिवार को कोसी नदी में तैरते हुए, एक हांडी के अंदर तैरते हुए मिले थे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। डॉक्टर प्रशांत हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद भी हमने पढ़ लिया था, जो कायस्थ टोली का मुखिया है। ठीक है, काफ़ी सम्मानीय टोली थी वो। और उसके बाद हमने बालदेव पढ़ लिया था, बावनदास भी पढ़ लिया था। ये दोनों सुराजी से संबंधित थे, यानी कि स्वराज्य के समर्थक थे। उसके बाद अंतिम हमने पढ़ा था बावनदास, और बावनदास जो थे बोने कद के व्यक्ति थे, सुराजी के समर्थक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और घोर नैतिकतावादी थे। और जब एक बार उन्होंने चंदे के पैसे से जब जलेबियां खा लेते हैं तो 2 दिन का उपवास करके प्रायश्चित करते हैं।
ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद अगला पात्र हमारा आता है, बहुत ही ध्यान से हम इसे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 एक बार जरूर देख लें इस उपन्यास से जुड़ने के लिए। अगला आता है कालीचरण, और ये एक ऐसा उपन्यास है और ऐसा पात्र है जो अक्सर एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है कि ये जो पात्र है वो किस उपन्यास का है। तो ये सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी तक जो मैंने आपको 3 नाम बताए थे, बावनदास, बलदेव और एक और नाम था, क्या था, वो तीनों जो थे वो स्वराज्य के समर्थक थे, यानी कि स्वराज्य के समर्थक थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। लेकिन जो कालीचरण है इस उपन्यास के अंदर, वो सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, युवा वर्ग का प्रतिनिधि करता है, साहसी है, शोषण का विरोध करने वाला है, डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां से फरार हो जाता है। देखा होगा आपने, जैसे कि इसका व्यक्तित्व तो यहाँ पर इन 2-3 पंक्तियों में बताया गया है। तो इससे ये पात्र जो है इस उपन्यास का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, जो कालीचरण है, नाम से तो काला है लेकिन इसके काम बहुत उजाले वाले हैं, क्योंकि ये युवा वर्ग का प्रतिनिधि करता है और साहसी है, शोषण का विरोध करने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रमुख पात्र आता है कमली। और कमली जो पात्र है इस उपन्यास का, वो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और प्रशांत की प्रेमिका है। ध्यान से सुनना, हमने डॉक्टर प्रशांत पढ़ा था सबसे पहला पात्र, दूसरा पात्र हमने विश्वनाथ प्रसाद पढ़ा। तो ये कौन है, ये विश्वनाथ प्रसाद जो कि तहसीलदार है, इसकी तो पुत्री है कमली, लेकिन ये प्रशांत की प्रेमिका है। ध्यान से रखना है आपको, सबसे पहला पात्र हमने प्रशांत पढ़ा था जो डॉक्टर है, तो इसकी प्रेमिका कौन है, कमली। और किसकी बेटी है कमली, विश्वनाथ प्रसाद की। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अब विश्वनाथ प्रसाद क्या करते हैं, रोज शिव पूजन कमली जो है रोज शिव पूजन करती है, किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है। यानी कि ये जो है प्रशांत डॉक्टर की प्रेमिका है, और जब ये किसी अज्ञात बीमारी, मतलब बीमारी का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो उस बीमारी से पीड़ित है और उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर प्रशांत के पास जाती है, जहाँ पर प्रशांत से मिलने के बाद इनको उससे प्यार होता है। लक्ष्मी कौन है, ये स्त्री पात्र चल रहे हैं इसके, लेकिन प्रमुख पात्र हैं कमली, फिर लक्ष्मी। मठ होता है एक गांव में, मैंने पहले बताया था, गांव में एक मठ है जहाँ पर सुबह सुबह शबद गाए जाते हैं। ठीक है, तो जो लक्ष्मी है वो मठ में दासी का काम करती है। मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित है। मतलब जो मठ के महंत है वो इनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। साथ में बालदेव के साथ रहने लगती है। बाद में क्या करती है, बालदेव के साथ रहने लगती है। और बालदेव कौन था, स्वराज्य थे, यानी कि स्वराज्य के समर्थक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और नैतिकतावादी व्यक्ति है ये। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये जो लक्ष्मी है शुरू में मठ के महंत के द्वारा इनका शोषण किया जाता है और बाद में ये बालदेव के साथ रहने लगती है। अब कमली भी आप समझ गए, लक्ष्मी भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला आता है महंत सेवादास। तो मैरीगंज के मठ का महंत है ये, मठ के अंदर ही रहता है। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मी दासीन को लाने के बाद से लोग बुरा भला कहने लगे। जैसे कि बताया था ना अभी, लक्ष्मी जब पात्र हमने पढ़ा था तो लक्ष्मी का शोषण किया जाता था महंत के द्वारा। तो वो महंत कौन है, महंत सेवादास। और ये भी मैरीगंज के मठ में ही रहते थे। पहले लोग इसे साधु समझते थे, लेकिन जब ये लक्ष्मी के साथ रहने लगा तो लोग इसे बुरा भला कहने लगे। एक अगला पात्र आता है प्यारू, डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। ठीक है, पहले रोहतट स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। उसके बाद आता है रौदी बूढ़ा, थर्ड जेंडर है ये। ठीक है, दही बेचने का काम करता है, चाल चलन और बोलने का तरीका औरतों की तरह है। ठीक है, थर्ड जेंडर के जो लोग होते हैं, जिसे आप पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं पर कोई हिजरे बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। ठीक है, और तो ये रौदी बूढ़ा उसका नाम है और वो औरतों की तरह बोलता है, दही बेचता है। नेक्स्ट पात्र आता है लरसिंह दास मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर आता है।
परंतु लोभ में आकर मेहनती पाने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, इतना ही कुछ इसमें रोल है। और सुमरित दास कौन है? बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरीके के प्रश्न एचपीएससी पूछ लेती है। बेतार की खबर मतलब बिना तार की खबर, उपनाम से कौन जाना जाता है? सुमरित दास। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटियां गवा, यानी कि गवाई की रोटी खाने वाला। ठीक है, जैसे कहा वैसी गवाही दे दी, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया। ठीक। पार्वती की माँ कौन है? अधेड़ उम्र की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। ठीक है, पार्वती की माँ है जिसे जो एक अधेड़ उम्र की स्त्री है और उसको गांव वाले डायन मानते हैं। हीरो नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये पॉइंट आपको कोई खास नहीं है इतना। चलितर कर्मकार ये भी एक पात्र है और ये क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है, बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ना ये जो पात्र है, जो लेखक होता है वो पात्र कहीं से बनाकर नहीं लाता, वो अपने जो उपन्यास में जिसका जैसा काम होता है कुछ उसी प्रकार से, जैसा उसका स्वभाव होता है या उसका काम होता है या उसके व्यक्तित्व के हिसाब से ही पात्र का नेम रख देता है। जरूरी नहीं है कि सारे वास्तविक पात्र ही हों। ठीक है, तो चलितर कर्मकार मतलब चलितर बड़ा चालू है, क्या क्या चलाता है? बम पिस्तौल बंदूक। ठीक है, क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद रह जाएगा। चुन्नी गोसाई, आप जैसे मैंने बताया था बालदेव और बाउंदेस के साथ सुराजी बना था, यानी कि स्वराज्य का समर्थक बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया था। ठीक, ये ध्यान रखना। चुन्नी गोसाई, तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है ये, चुन्नी गोसाई, बालदेव और बावनदास। ठीक है, ये तीनों जो थे ये स्वराज्य के सदस्य थे। अब कुछ प्रमुख गौण पात्र आते हैं जिनका जिक्र इस उपन्यास के अंतर्गत हुआ है। तो गौण पात्र हैं, कौन कौन से हैं गौण पात्र, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और गौण पात्र हैं रामदास ठाकुर, राम कृपाल सिंह, खेलावन यादव, ज्योतिषी काका, मंगला, आभा रानी, फूलिया। अगर आप ये पढ़ें तो देखो एक बार देख लेना, बाकी इतने याद नहीं रहते हैं। ठीक है, दो तो इसमें भाई यादव ही हैं, गंगा प्रसाद यादव। जब हम यादव हैं तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान जाता है। खेलावन यादव, सानिया मर्मू, राजो, लक्ष्मीदास, नारद दास, दास लगे हुए हैं ज़्यादा, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, गांधी जी। तो पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। सोनियाई यादव। ठीक है, तो ये कुछ गौण पात्र हैं। और अब हम प्रमुख बात पर आते हैं कि इस उपन्यास का कथा वस्तु क्या है। कि अब वैसे तो कथा वस्तु से आप अवगत हो ही गए होंगे, जैसे कि बताया था कि मेरीगंज की ही अंचल की कहानी है इस पाठ के अंतर्गत। तो देख लेते हैं क्या क्या कुछ इसमें बताया गया है मैरीगंज गांव के बारे में। तो ये कथा वस्तु बिल्कुल सार रूप से पढ़ेंगे। ऐसे अगर हम उपन्यास देखें तो ये बहुत ज़्यादा पृष्ठ के हैं और 3-3 4-4 घंटे में भी हम इसे नहीं पढ़ पाएंगे, इतने बड़े बड़े उपन्यास हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कथा वस्तु पढ़ लेते हैं ताकि आपकी स्क्रीनिंग की तैयारी हो जाए। उसके बाद जब आपका सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम ये सारे अच्छे से पढ़ा देंगे। मैरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में, देखो ध्यान से सुनना कि मैरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ घटनाएं घटित हो रही थी, उसी के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। मतलब ये बताया है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु इस उपन्यास के लेखक हैं, वो जो मैरीगंज गांव और उसके आसपास के इलाके में जो कुछ घटनाएं घट रही थी और उसी समय जो देश में भी घटनाएं घट रही थी, उनके ऊपर सभी ग्रामवासियों की क्या विचार थे, क्या प्रतिक्रियाएं थी, इन्हें इस उपन्यास में दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था कायस्थ टोली, ठीक है, राजपूत टोली, ये कई कायस्थ टोली और निम्न जाति के जो लोग थे अलग अलग टोलियों में था। कैथोलिक टोली नाम बताया था ना, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य मतलब ईर्ष्या द्वेष वाली भावना जो होती है
व्याप्त है। मतलब जो पूरा गांव है मैरीगंज गांव, वो कई प्रकार के गांव की जाति के आधार पर कई टोलियों में बटा हुआ है और उन टोलियों में आपस में प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा तो होती है होड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, और वैमनस्य होता है वैर भावना। ठीक है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास में है। मतलब उपन्यास में कुछ ऐसे पात्र भी आए हैं जो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती है। सही बात है। जैसे जैसे कि जैसे अब हमारे हरियाणा में इधर विधानसभा के इलेक्शन चल रही हैं, 5 अक्टूबर के इलेक्शन है, तो उसके साथ साथ अब आप गांव में जाकर देखेंगे तो जगह जगह पर टोलियां आपको बैठी हुई मिलेगी, ताश खेलते हुए मिलेंगे, और वहीं पर राजनीति की चर्चा भी चलती रहती है। और दूसरे तरीके से अगर बात करें तो राजनीति गांव में भी चलती है और राजनीति घर में भी चलती है, और राजनीति हर एक क्षेत्र में चलती है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। ठीक है। तो राजनीति चलती रहती है, तो ध्यान रखना है। जैसे कि ये पैराग्राफ आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि जब हमने पात्र पढ़े तो सारा सब कुछ यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो बालदेव जो है इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। एक अंग्रेज अफसर मार्टिन का भी नाम आया, जिसने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मैरीगंज कर दिया था, लेकिन यहां आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई। मार्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और काला आजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है। काला आजार के मतलब जो काले वो होते हैं, जो मलेरिया जो टोटके वोटके है ना, इसके निदान, काला आजार के निदान हेतु एक रिसर्च सेंटर बनता है। और मलेरिया से भी, मलेरिया देखो मार्टिन ने मलेरिया का सेंटर क्यों खोला होगा, क्योंकि उस गांव में उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो जाती है, यानी कि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं रहे होंगे। उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। मतलब मलेरिया का जो सेंटर होता है उसमें एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर का नाम होता है प्रशांत, और प्रशांत की प्रेमिका कमली होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। कमली जो है विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री होती है। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। गांव में एक कबीर पंथी मठ भी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये मठ था, मठ में एक महंत थे सेवादास, जो कि लक्ष्मी नाम की जो दासी थी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। और जो ये मठ है इसमें महंत भी हैं। इसमें सुबह सुबह जो है शब्द का उच्चारण भी किया जाता है। और वो मठ कैसा था? कबीरपंथी मठ था, जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ पर रख लेता है। और आगे ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता है, और वह भी तब से जबकि वह 15 साल की बच्ची थी। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पोल पट्टी भी खोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वैसे तो महंत जो मठ हैं उसमें लोग बड़ी इज्जत के साथ जाते हैं, धार्मिक स्थल समझकर जाते हैं, लेकिन जब महंत के जो मठ के महंत है वही एक ऐसा काम कर रहे हैं कि 15 साल की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाते हैं। इसके माध्यम से रेणु ने ये बताया है कि उस समय धर्म के नाम पर क्या क्या कुकर्म होते थे, उसकी पोल भी यहाँ पर खोली है। बालदेव और बावनदास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज्य के इच्छुक हैं। ये बात हम कई बार बता चुके हैं, इम्पोर्टेंट बात है। कालीचरण जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है, वहीं पर बावनदास और बालदेव जो हैं दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और स्वराज्य के इच्छुक हैं। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। और रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है कि ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। यानी कि अगर रेडियो में जब सुन लेती है कमली की गांधी जी की हत्या हो गई है, तो कमली सभी को बताती है और सभी जितने भी पात्र हैं वो सब गांधी जी की मृत्यु का खबर सुनकर रो पड़ते हैं। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर स्वयं प्राण उत्सर्ग कर देते हैं।
ये बात हमने पढ़ी थी बावन दास का, जब हमने करैक्टर पढ़ा था, पात्र पढ़ के रूप में बावन दास को पढ़ा था, तो वहाँ पर भी ये बात आई थी सबसे ऊपर। ठीक नहीं, इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था उपन्यास का तब वहाँ पर ये बताई गई थी कि सीमेंट और चीनी, याद रखना। ये पिछली बार जब HPSC ने PGT हिंदी में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि गाड़ी जो वो था ना, नमक का दरोगा पार्ट से गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो कानपुर जा रही थी, क्या लदा हुआ था। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो बावन दास स्वतंत्रता के पश्चात मतलब चोरी छिपे सीमेंट और चीनी कहाँ जाती थी, पाकिस्तान जाती थी, बैलगाड़ियों के माध्यम से जाती थी, और इनको रोकने का कोशिश करता है बावन दास, और उन गाड़ियों के नीचे ही कुचल कर वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। उपन्यास में ये भी दिखाया गया कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। ये क्या बताया गया है कि आज़ादी से पहले किस प्रकार से अनैतिक और अवैध काम करने वाले, मतलब जो लोग पहले अनैतिक काम करते थे और अवैध काम करते थे, वो भी भारत आज़ाद होने के बाद एक नेता का रूप ले लेते हैं, नेता का छद्म रूप धर के बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इस तरह ये संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर अंचल की समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वालों में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाते हुए मैला अंचल हमारे सामने आता है। मैला अंचल क्यों कहा है कि गांव का कुछ अंचल को मैला बताया गया है? क्यों मैला बताया गया है? नाम की अगर सार्थकता देखें तो गांव वालों में आपस में राग द्वेष होता है, छोटे छोटे षड्यंत्र चलते रहते हैं, जातिवाद के नाम पर लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं, अफसरशाही चलती है, ठीक है। और जो अवसरवादी लोग हैं, जो अवसर के तलाश में रहते हैं, तो जो अवसर की तलाश में रहेंगे वो राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाते हैं। इसमें इसी दिखाते हुए मैला अंचल हमारे सामने आता है। तो अब ये तो सारा सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद कुछ प्रमुख उद्धरण हैं, यानी कि महत्वपूर्ण कथन है कि ये कथन किसने कहे, हो सकता है पेपर में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ लेने हैं, मैंने प्रमुख ले लिए हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं पाया, दामन नहीं बचा पाई। ये बात लेखक कह रहा है मैरीगंज गांव के बारे में कि फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, मतलब कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। तो लेखक कहता है कि मैं इनमें से किसी से भी अपना दामन नहीं बचा पाया। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है, सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, मतलब उस दुकान के ऊपर बैठकर सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं, बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। यह इस पिताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो, शिव हो, ठीक है। तो ये और जो थे मैंने फिर इसके लिए नहीं प्रमुख उद्धरण, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, 3-4, मतलब अगर आपके सामने अगर ये आपने कथा सार इसकी पढ़ ली है, कथा सार या कथा वस्तु अगर आपने पढ़ ली, तो आपके सामने कोई एक कथन आएगा या 2 कथन, पूरे पेपर में मुश्किल से पूछे जाएंगे 1-2 कथन। तो अगर आपको पता है कथा वस्तु आपने पढ़ रखी है तो वो आप थोड़ा सा समझकर भी टिक लगा देंगे। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग से पहले अगर सभी की व्याख्या मतलब डिटेल से पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लगता है। फिर भी अगर कोई कमेंट करेगा कि मैम उपन्यास को पूरा पढ़िए, तो ऐसे भाई उपन्यास ही नहीं है, कहानी भी है, नाटक भी है, निबंध भी है, और उसके अलावा और अन्य गद्य रचनाएं भी हैं, और एक यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत कुछ काव्य भी हैं जिनकी व्याख्या बनती है। तो ऐसे बहुत सारा है, तो वो थोड़ा सा बाद की बात है, उसे बाद में ही पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।